इसको सेल्फर्ड नाम का व्यक्ति ने सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लीनियर वे में होता है, और लीनियर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए जिस ग्राफिक्स का प्रयोग किया है, जिस मैपिंग का या जिस तरीके का प्रयोग किया है कि डिस्टेंस और दूरी, क्योंकि थॉमस हंट मॉर्गन सबसे पहले ड्रोसो या फ्रूट फ्लाई पे काम किया। तो फ्रूट फ्लाई पे जब वो काम किया, उससे पहले मेंडल प्रयोग कर चुका था। तो फ्रूट फ्लाई पर वो उसने काम किया, तो काम करने के बाद सेल्फर्ड भी उसी के साथ काम कर रहा था। तो कहा कि मॉर्गन की हम तो अपना थ्योरी दे दिए कि ड्रोसोफिला पे है कि हम लोग प्लांट मेंडल प्लांट पे करके खोज चला गया। उसके बाद सेल्फर्ड कहा कि तुम भी कुछ दे दो। उससे पहले मॉर्गन कहा कि हम ठीक, हम फ्रूट फ्लाई पे काम करते हैं। तो फ्रूट फ्लाई पे काम किया, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में उसने बताया। और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जैसे ही खत्म हुआ, तो उसी के लॉ को, मतलब मॉर्गन के ही लॉ को फिर से मतलब सत्यापित करने के लिए कि हाँ है, और चूंकि मॉर्गन भी के साथ काम कर रहा था तो सेल्फर्ड को भी कुछ देना चाहिए, इसलिए सेल्फर्ड को ये नियम दे दिया गया कि तुम इस चीज को फिर से बता दो कि संबंध अगर मतलब कम रहेगा तो लिंकेज ज्यादा रहेगा, दूरी रहेगा तो उसके बीच में मिलावट आ जाएगा। मतलब दो आदमी सुता हुआ है, एक तीसरा आदमी बीच में घुस गया, तो मतलब क्या हो गया, मिलावट वाला चांस हो गया। दो आदमी कस के पकड़े हुआ है तो लिंकेज हो गया। तो उसने कहा कि जितना दूरी बढ़ाइएगा संबंध उतना दूर कम होगा, और जितना नजदीकी बढ़ाइएगा संबंध उतना बढ़ेगा। यह सब किसके साथ हो रहा है? तो यह साथ हो रहा है जीन के साथ। एक होता है क्रोमोजोम, एक होता है जीन। दोनों हमारे बॉडी में जेनेटिक मटेरियल को आदान प्रदान करने का काम करता है, एक जनरेशन से दूसरे जन तक चीजों को ले जाने का काम करता है। अब दादाजी का गुण और पिताजी का गुण बहुत नजदीकी है, संबंध आएगा। लेकिन दादाजी का गुण और पोता का गुण दूरी हो गया, एक जनरेशन गैप हो गया, तो उसमें दादाजी का जो गुण होगा वो पोता तक कम पहुंचेगा। हाँ, वही फादर से ज्यादा पहुंचेगा, क्योंकि लिंकेज जितना बढ़ेगा संबंध उतना ये होगा। तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, जीन। तो जीन मतलब क्रॉसिंग ओवर। तो इसी चीज को हम लोग को देखना है कि लिंकेज क्या होता है, और इस डिफिनेशन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिंकेज क्या है। सॉरी, क्रोमोजोम मैपिंग क्या है, क्रोमोजोम मैपिंग नहीं पढ़ रहे हैं। क्रोमोजोम मैपिंग क्या होता है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। कहता है, डिफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं, हेडिंग है क्रोमोजोम मैपिंग। कल हम लोग नहीं पढ़े थे, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा था, नेटवर्क सबका गड़बड़ हो गया था, इसलिए हम लोग वहीं पे छोड़ दिए थे। लेकिन आज हम लोग उसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं, जो चीज जो है पिछले क्लास में छोड़े थे, उसी चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह थ्योरी मेनली थॉमस हंट मॉर्गन का था, लेकिन बाद में इसको देने का काम किसने किया? सेल्फर्ड ने किया। इसलिए इसको हम लोग याद रखते हैं या जानते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना जरूरी क्या था, तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। लेकिन वो तो समझे नहीं है, तो फिर भी इस कंसेप्ट को हम बता देते हैं। अल्फ्रेड अल्फ्रेड स्टर्टवेंट determined that genes of Drosophila determines that genes of Drosophila। सर कुछ नहीं दिख रहा है, वॉइस भी नहीं आ रहा है। अब इसमें तो सब कुछ लगा हुआ है, अब हम कुछ क्या करें? सबको नहीं आ रहा है क्या? हम तो सारा आवाज तो क्लियर होना चाहिए, पूरा एकदम आंधी तूफान की तरह आवाज आ रहा है। एक मिनट रुक जाइएगा, कुर्सी रुक जाइएगा, हम कुछ बोलेंगे तब बोलिएगा। क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? तो अमन, आपका नेटवर्क खराब है। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि अल्फ्रेड स्टर्टवेंट डिटरमाइन दैट जीन्स ऑफ ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला आर अरेंज इन लीनियर ऑर्डर, आर
arranged in linear order, arranged in linear order. He measured the distance, he measured the distance between gene. इसने क्या किया कि जीन के बीच में डिस्टेंस को मापने की कोशिश किया कि कितना डिस्टेंस है, एंड प्रिपेयर्ड प्रिपेयर करने का काम किया, प्रिपेयर्ड क्रोमोजोम मैप। क्या बनाने का काम किया? क्रोमोजोम मैप, क्योंकि जीन जो होता है वो क्रोमोजोम पे होता है, और इसलिए उसने मैप बनाने का काम किया, क्रोमोजोम मैप, विथ द पोजीशन ऑफ जीन। किसके साथ? विथ द पोजीशन ऑफ जीन। जीन के मतलब क्रोमोजोम पर पोजीशन किसका दिखा रहा है? जीन का दिखा रहा है। किसमें दिखा रहा है? ड्रोसोफिला में दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? तो स्टेटवर्थ दिखा रहा है। किस चीज को बताने के लिए? तो क्रोमोजोम मैपिंग के लिए बताने के लिए। क्या देखेगा उसमें? तो उसमें देखेगा मेजर द डिस्टेंस, दूरी कितनी है। ठीक है, किसकी दूरी? तो जीन की दूरी, एक जीन से दूसरे जीन की दूरी। कहां पे देखेगा? क्रोमोजोम पे देखेगा। क्या देखेगा? तो पोजीशन देखेगा। किसका पोजीशन देखेगा? तो जीन का पोजीशन देखेगा। जीन ऑन द क्रोमोजोम, ऑन द क्रोमोजोम बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मतलब उसमें मिलावट कितनी है। बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, बेस्ड ऑन परसेंट। हो सकता है कि अब हम लोग का मुलाकात थर्ड पार्ट में हो, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि तीसरा लहर आएगा, बच्चा को होगा, तो बच्चा को होगा तो उसमें देखिए लीजिए, फिर बंद होगा रिकॉम्बिनेशन। इसलिए बच्चा को दइए कि हमको लगता है चालू उलू होगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी एग्जाम लेने का प्रोसेस शुरू किया है। एलएलबी का फॉर्म तो हम भरा रहा है, बीएड का फॉर्म तो हम भरा रहा है, इसलिए अब यूनिवर्सिटी सुगबुगा गया है। बाकी यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी भी अब कंसस हो गया है, तो इसलिए आपका यूनिवर्सिटी पीछे नहीं रहने वाला है, जल्दी ही आपको एग्जाम का घोषणा या बाकी चीजों का ये कर देगा। कॉल्ड जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप, ठीक है, या क्रोमोजोम मैप उसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगला पॉइंट, क्रोमोजोम, क्योंकि क्रोमोजोम पे हो रहा था, इसी को जेनेटिक मैप भी कह सकते हैं, क्रोमोजोम में भी। क्रोमोजोम मैप इज लीनियर ग्राफिक्स। कैसा रहेगा? इज लीनियर ग्राफिक्स। लीनियर ग्राफिक्स है मतलब रैखिक वे में होगा। ग्राफिक रिप्रेजेंट, लीनियर का मतलब हो गया सीधा, सीधा वे में होगा, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर। रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटेशन, NTATION, रिप्रेजेंटेशन of sequence and relative distance, of sequence and relative distance, relative distance, relative distance of various gene, of various gene present in a chromosome, present in a chromosome. It resembles a linear route map, linear route map that is important for relative, that is important station and the relative
डिस्टेंस एंड द रिलेटिव डिस्टेंस। चलिए यहां तक कीजिए, फिर हम बताते हैं आगे। स्टेटमेंट कब किया था, यहाँ पे एक डेट लिख दीजिएगा, 1911 में ये सबसे पहले डिटरमाइन करने का काम किया था, सबसे पहली बार। सबसे पहले ये बताने का काम यही किया था। ठीक है, क्या किया, तो ये हम लोग का हो गया इंट्रोडक्शन का, ये या डिफिनीशन का, ये सब चीज यही है। क्या कहता है, इसको समझिए बात को। कह रहा है एल्फ्रेड स्टूडेंट 1911 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में किसके बारे में बात हो रही है, ये जो बात हो रही है 1911 ईस्वी में, ये स्टीवेंट के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले डिटरमाइन किया किस चीज को, तो जीन को। किसमें किया, ड्रोसोफिला में। क्या किया, तो अरेंज करने का काम किया। किस ऑर्डर में, तो रैखिक ऑर्डर में। रैखिक का मतलब सीधा, लीनियर वे में। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया, तो डिस्टेंस ऑब्जर्व किया। किसका डिस्टेंस ऑब्जर्व किया, तो जीन का डिस्टेंस ऑब्जर्व किया। कहां पे किया, तो क्रोमोजोम पर प्रिपेयर करने का काम किया। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्रोमोजोमल मैप भी रख दिया, क्योंकि इसमें क्या देखा जाता था, पोजीशन ऑफ द जीन देखा जाता था। कहाँ देखा जाता था, तो क्रोमोजोम पर देखा जाता था, इसलिए इसको क्रोमोजोम मैप भी कहते थे। ठीक है, इसमें यह देखा जाता है कि कितना उसमें मिलावट है और कितना मिलावट नहीं है, मतलब परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब नया मिलावट कितना है उसमें। दीज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मैप। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं जेनेटिक मैप के नाम से जानते हैं, या क्रोमोजोम मैप के नाम से। कह रहा है क्रोमोजोम मैप इज लीनियर ग्राफिक्स, एक तरह का लीनियर ग्राफिक्स सजाया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस एंड रिलेटिव डिस्टेंस, इसमें मुख्य रूप से किसको सजाया गया है, तो आपके संबंधियों को सजाया गया है, आपके संबंधियों के जीन को सजाया गया है, मतलब ड्रोसोफिला के जीन को सजाया गया है। ठीक है, इट रिजेंबल्स द लीनियर रूट मैप दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेशन ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके रिलेटिव, आपके संबंधियों को इसको समझा जा सके, उसके गुणों के बारे में समझा जा सके, उसके बिहेवियर के बारे में समझा जा सके, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए क्रोमोजोम मैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां तक हो गया, किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। अब हम लोग देखेंगे कि किस बेसिस पे इसको सजाया गया है, इसका आधार क्या है, किस बेसिस पे इसको क्रोमोजोम मैप को सजाने का काम किया है, इस चीज को हम लोग को देखना है। ठीक है, हो गया सब लोगों का, तो बोलिएगा। चलिए, तो ये हो गया, हम लोग को देखेंगे बेसिस ऑफ क्रोमोजोम मैप, किस बेसिस पर क्रोमोजोम को सजाना है। ठीक है, और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या, पहले तो लिख देते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ क्रोमोजोम मैप। पहले इसको करेंगे तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे।
रिक्वायरमेंट ऑफ क्रोमोसोम मैप। क्रोमोसोम मैप के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? तो मुख्य रूप से 3 चीज की जरूरत होती है। पहला है ऑर्गेनिज्म, पहला है ऑर्गेनिज्म, ऐसा होना चाहिए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग जो कि क्रॉसिंग ओवर से उत्पन्न हो, क्रॉस ओवर, ठीक है, मतलब उसमें मिलावट हो, क्रॉस ओवर गैमिट, और वो मस्ट बी हेट्रोजाइगस, मतलब उसमें समानता नहीं हो, हेट्रोजाइगस, मिलावट हो, और वो कैसा हो, हेट्रोजाइगस हो, मतलब असमान हो, फॉर ऑल ट्रेट्स, इसके सारे लक्षण असमान हो, और तब हम पता कर सकते हैं कि वह उसमें कितनी मिलावट हुई है, ठीक है, क्योंकि ये तो हम जान रहे हैं कि उसका बच्चा है तो उसमें गुण आ ही जाएगा, लेकिन जो अलग है उसमें कितना जीन आ रहा है, इसके लिए क्रोमोसोम मैप के लिए आपको ये चीज की जरूरत होती है। दूसरा, फिनोटाइप, फिनोटाइप मस्ट रिफ्लेक्ट जीनोटाइप, ठीक है, मतलब जीनोटाइप फिनोटाइप कभी समान नहीं हो ऑफ किसका, पेरेंटल गैमेट, ठीक है, फिनोटाइप मस्ट रिफ्लेक्ट, ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप कभी भी समान नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो गुण चाहिए इस क्रोमोसोम मैपिंग के लिए, नीड इनफ एनर्जी, या इनफ कह सकते हैं, इनफ प्रोजेनी, प्रोजेनी टू 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 रिकवर रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए कि कुछ जीव मर गया, तो उस कंडीशन में फिर से उस रिप्रेजेंट को पूरा करना है, तो इसके लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संख्या होना चाहिए, सैंपल आपके पास ज्यादा होगा कि एक मरे तो फिर हम आगे और अग्निन को मारकर भी अपने प्रोसेस को पूरा कर सके, क्रॉस ओवर क्लासेस, ठीक है। तो ये 3 चीज की जरूरत होती है क्रोमोसोम मैपिंग के लिए, ठीक है। अब देखेंगे बेसिस ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग, ठीक है, किस बेसिस पर लिया गया है, बेसिस ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग, ठीक है, क्रोमोसोम मैपिंग किस बेसिस पर किया जाता है, या उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। क्रोमोसोम मैपिंग यहाँ को पीछे छूट गया, ठीक है। पहला पॉइंट, जीन प्रेजेंट इन ए क्रोमोसोम, जीन प्रेजेंट इन ए क्रोमोसोम। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है, बड़ा चीज है, और जीन क्या है, छोटा चीज है, इसलिए क्रोमोसोम पर किसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जीन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और कैसा जीन होना चाहिए, तो जीन अरेंज होना चाहिए, किस रूप में अरेंज होना चाहिए, लीनियर फॉर्म में, क्रोमोसोम आर अरेंज इन लीनियर फॉर्म, आर अरेंज्ड इन लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म्स, लीनियर फॉर्म्स में अरेंज होना चाहिए। तो एक बात हो गया। दूसरा बात क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड हेंस द frequency of crossing over, the frequency of crossing over between two genes are directly proportional, between two genes are directly proportional, proportional, proportional का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि राम है और इधर श्याम है, तो राम अगर बढ़ रहा है तो श्याम भी बढ़ रहा है, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक होता है राम बढ़ रहा है लेकिन श्याम घट रहा है, जितना राम बढ़ रहा है उतना श्याम घट रहा है, तो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो दूसरा नियम कहा गया कि इसमें क्या होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू,
प्रोपोर्शनल टू फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू। इसका मतलब ये हो गया कि शारीरिक रूप से वो जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूरी ज्यादा होना चाहिए, तब हम लोग पता कर लेंगे कि अच्छा ये इसका मैप कैसे तैयार हो सकता है। तो ये चीज कहना चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द जीन के बीच में जो मिलावट की बात होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब अगर एक को बढ़ाया जाए तो दूसरा भी बढ़े, लेकिन होना क्या चाहिए उसके लिए, फिजिकल डिस्टेंस के बेसिस पर लिया जाना चाहिए, मतलब शारीरिक रूप से वो दूर होना चाहिए। मतलब अगर चाचा है और मान लीजिए कि चाचा है और नाना के भाई है, तो ये तो बहुत दूरी हो गया, तब हम इसी बेसिस पर इसको ये कर सकते हैं। तीसरा बात कि जितना डिस्टेंस बढ़ाइएगा उतना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा मिलेगा और एक क्रोमोजोम मैप ज्यादा तैयार होगा। ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट तक ऊपर हो गया है। तो 3 चीज को हम लोग देख लिए, एक डिफिनीशन देख लिए, एक रिक्वायरमेंट देख लिए, अभी देख रहे हैं बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जिसमें हम लोग 2 पॉइंट को देखे हैं, 5 पॉइंट इसमें देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है टू जीन which are nearest, 2 जीन क्या होना चाहिए, एक दूसरे के करीब होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए टू ईच अदर, टू ईच अदर इन द क्रोमोजोम, ठीक है। एक क्रोमोजोम पर अगर 2 जीन नजदीक में है तब इसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। दूसरा भी बात कहा गया कि संबंध दूर होना चाहिए, और ताकि मिलावट ज्यादा होगा तो आप आसानी से ऑब्जर्व कर पाइएगा। लेकिन अगर जीन की बात किया जाए तो जीन एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए, और कहां पे होना चाहिए ऐसा, तो ये ऐसा होना चाहिए क्रोमोजोम पर, ठीक है। क्रोमोजोम विल हैव लिस्ट क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, मतलब जीन के बीच में मिलावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, 2 आदमी है, 2 जनरेशन है, चल सकता है, लेकिन जीन जो होना चाहिए, जीन में किसी भी तरह का, एक व्यक्ति के जीन में किसी भी तरह का हेरफेर नहीं होना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम 3 चीज हो गया। चौथा चीज, टू जीन which have maximum distance between them on the chromosome will have maximum percentage of क्रॉसिंग ओवर, मिलता जुलता बात है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2 जीन होना चाहिए विच हैव मैक्सिमम डिस्टेंस, यहां पर क्या करा कि 2 जीन होना चाहिए कैसा,
नियरेस्ट टू ईच अदर, नजदीकी होना चाहिए। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो जीन होना चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड ऑन द क्रोमोजोम। यहाँ पर वही चीज हो गया कि यहाँ पर नजदीक होना चाहिए, किसके बीच में, दो जीन के बीच में। मतलब दोनों बात कर रहा है, मतलब इसका जो बेसिस है दोनों आधार पर इसको, मतलब ये क्रोमोजोम मैपिंग को तैयार करने के लिए दोनों तरह का प्रयोग किया गया है। एक नजदीकी को लेके भी किया गया है, नियरेस्ट, नजदीकी को लेके, और दूसरा क्या किया गया है कि दूरी के आधार पर भी किया गया है। मतलब रिक्वायरमेंट की अगर बात करेंगे तो नजदीकी भी रिक्वायरमेंट है और दूरी भी रिक्वायरमेंट है। टू जीन विच हैव ए नियरेस्ट टू ईच अदर ऑन द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम पर दो को जीन नजदीक में होना चाहिए, उस बेसिस पर भी मैप तैयार किया जा सकता है। और दो जीन क्रोमोजोम पे हो, दूरी भी हो, उस बेसिस पे भी क्रोमोजोम मैप को तैयार किया जा सकता है। मतलब नक्शा बनाने के लिए ऐसा थोड़ी है ना कि विदेश वाला है तो उसका नक्शा नहीं बनाया जा सकता, उसको भी नक्शा पर लाया जा सकता है। मतलब वही कहना चाह रहा है कि क्रोमोजोम मैप तैयार करने के लिए एक ही क्रोमोजोम पर अगर जीन जो है वो इतना दूरी पर है, एक ही क्रोमोजोम पर दो जीन जो है इतना दूरी पर है, तो दोनों के बीच के आधार पर भी हम लोग मतलब क्रोमोजोम मैप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए। इसमें अगर नजदीकी है तो इसमें क्या है, लिस्ट क्रॉसिंग ओवर है, मतलब कम क्रॉसिंग ओवर है। इसमें क्या कर रहा है कि दूरी है तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, मैक्सिमम है। तो नजदीकी होने से क्रॉसिंग ओवर क्या कर रहा है, कम हो रहा है, और मिलावट कम हो रहा है। और दूरी होने से क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो रहा है। मतलब ये हो गया कि दो आदमी बतिया रहा है, मान लो कि अमन बतिया रहा है संजीव से, तो उस बीच में अमन और संजीव है, तीसरा आदमी आके चंदन कहता है कि नहीं हम ही बोलेंगे, तो इसमें क्या होगा कि मिलावट हो गया बात में। और दो ही आदमी बात कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज जो है कहता है कि दूरी अगर बढ़ेगा तो उसमें मिलावट की चांस बढ़ेगा। ठीक है, दूरी बढ़ने से मिलावट के होने की चांस बढ़ जाता है, नजदीकी रहने से मिलावट होने की चांस नहीं होती है, कम होती है। मतलब क्रॉसिंग ओवर कम होता है, ये कहना चाह रहा है। 4 पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन मतलब क्रॉसिंग ओवर को तैयार करने के लिए जिस बेसिस से लिया गया है, नजदीकी के बेसिस से, दूरी के बेसिस से। ठीक है, और पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट इसका क्या कर रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन जीन इज इंडिकेटेड बाय द परसेंटेज ऑफ their their recombination और क्रॉसिंग ओवर बिकॉज ऑफ द latter chromosome maps are also called क्रॉसिंग ओवर मैप्स। ठीक है, तो ये चीज हो गया। कह रहा डिस्टेंस बिटवीन जीन मतलब दो जीनों का जो डिस्टेंस होता है इज इंडिकेटेड बाय द परसेंटेज ऑफ देयर रिकॉम्बिनेशन, उसमें कितनी मिलावट हुई है यह बात पर निर्भर करता है कि कितनी मिलावट उसमें हुई है। क्रॉसिंग ओवर कितना मिलावट हुआ या कितना रिकॉम्बिनेशन हुआ या कितना क्रॉसिंग ओवर हो गया, वही बात है। बिकॉज द लेटर क्रोमोजोम मैप आर ऑल्सो कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर मैप, इसलिए क्रोमोजोम मैप को हम लोग क्रॉसिंग ओवर मैप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मिलावट के बेसिस से, मिलावट हो जाने के बाद ये पता किया था कि कितनी डिस्टेंस बढ़ गया या कितना डिस्टेंस कम है। तो ये हो गया क्या, बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर।
ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो बोलिएगा। चलिए, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है अगला देखना है, इसकी यूनिट कौन कौन सा प्रयोग करता है। इस मैप को बनाने के लिए कौन सा यूनिट का प्रयोग करना है, ये चीज है। इस मैप को बनाने के लिए, क्रोमोजोम मैप को तैयार करने के लिए कौन कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और किस किस कंडीशन में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो अगला हेडिंग देखेंगे, मैप यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगला हेडिंग है मैप यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब इस मैप को तैयार जो कीजिएगा उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, मैप यूनिट ऑफ क्रोमोजोम मैपिंग। जैसे हम लोग देते हैं ना कि कितना पर आप मापिएगा, तो अमीन सब देखिएगा छोटका स्केल लेके नापता है, थोड़ा थोड़ा दूरी करके। तो इस मैप को तैयारी करने के लिए आपके पास कौन सा यूनिट होना चाहिए, कैसे आप इसका प्रयोग करिएगा, ये हो गया। कह रहा है कि 1% क्रॉसिंग ओवर, 1% भी अगर मिलावट हो जाता है, 1% ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तब हम इसको तैयार कर सकते हैं। ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन, कितना परसेंट, 1%। 1% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन इज नोन एज 1% मैप ऑफ 1% मैप, या वन मैप कह सकते हैं, वन मैप। और चूंकि इस लॉ को देने वाला मॉर्गन ही था, बाद में सेल्फोर्ड आया है, तो इसको हम लोग मॉर्गन के नाम से भी जान सकते हैं, 1% मैप और मॉर्गन मैप। क्योंकि मॉर्गन मेन था और सेल्फर्ड तो उसके साथ काम कर रहा था, तो सेल्फर्ड के लिए चल सकता है कि क्रोमोसोम मैपिंग वही दिया, लेकिन सारा कुछ जो जिम्मेवारी है वो उसी का है, किसका, मॉर्गन का है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग 1% मैप या मॉर्गन मैप भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको के लिए हम एग्जाम्पल से वो समझते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल से इसको समझने का काम करते हैं। इफ, फॉर एग्जाम्पल, या सीधे समझिए, एग्जाम्पल के बेसिस समझते हैं। एग्जाम्पल, देयर आर थ्री जीन, क्या गो जीन है, 3 गो जीन ले लेते हैं। मान लीजिए एक्स ले लेते हैं, वो वाई ले लेते हैं, वो जेड ले लेते हैं। 3 गो जीन ले लिए, कौन कौन, एक्स वाई जेड, ठीक है। और तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तीनों क्या है, जीन है, ठीक है। और बिलोंग टू सेम लिंकेज ग्रुप, और तीनों लीनियर वे में है, विच बिलोंग टू लीनियर वे। लीनियर मतलब समझते हैं ना, लीनियर वे मतलब रैखिक वे में है, एक्स है उसके बाद वाई है उसके बाद जेड है, मतलब जिस तरह से लाइन बनाते हैं ना उसी तरह से यह लीनियर वे में है, ठीक है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा और उसके डिस्टेंस को कैसे मेजर कीजिएगा, इसके लिए कुछ पॉइंट्स है और उसको उसको देख के आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैप यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। मैप यूनिट में कहा गया है कि 1% क्रॉसिंग, अगर 1% भी मिलावट अगर है तो आप क्रोमोजोम मैप को तैयार कर सकते हैं। ये इस मैप को चूंकि मॉर्गन के द्वारा शुरुआत किया गया था, इसलिए इसको मॉर्गन मैप भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या किया गया, इसमें 3 गो जीन लिया, एक्स वाई और जेड। किस वे में लिया गया, तो लीनियर वे में लिया गया। यहां तक तो हो गया होगा सबका, आगे बढ़े ना। इसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव किसका दे दिए हैं, सेल का दे दिए हैं, कौन चीज का दिए हैं ऑब्जेक्टिव, आ जाएगा ऑब्जेक्टिव दे देते हैं।
कौन चीज का ऑब्जेक्टिव दीजिए हैं, मैसेज करिए। एक ऑब्जेक्टिव और आज दे देते हैं। एक मिनट रुक जाइए, आवाज बढ़ाने दीजिए, बोलिए। ऑब्जेक्टिव दिए थे कुछ दिन पहले, ऐप पर है, डाउनलोड होगा। ऐप के स्टडी मटेरियल में जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप जब खोलिएगा ना तो उसमें स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। नहीं हो रहा है तो खोल के देख लीजिए आप में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा होगा तो भेजना पड़ेगा। पहला चीज ऑब्जेक्टिव में ही होगा, केमिस्ट्री भी और आपका बॉटनी भी। फाइंड आउट द, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज पता करना है। परसेंटेज किसका परसेंटेज पता करना है? तो आपने तीन चीज माना है ना, कौन कौन, एक्स वाई और जेड। तो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, उसके बीच में मिला परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में बताइएगा। आपने तीन जीन लिया है तो उसी तीन के बीच में बताइएगा, बिटवीन एक्स वाई और जेड, इसी के बीच में बताइएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम पूरा का वैल्यू 5 लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5, कितना लेते हैं? अगर पूरा का डिस्टेंस हम लोग 5 लेते हैं तो देखते हैं इसका क्रॉसिंग ओवर क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर z है, ठीक है, या यहाँ पर y कर लीजिए। लीनियर वे में है, चाहे हम x को पहले रखें या y को पहले रखें या z को पहले रखें, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। हम लोग x, z और y करके रखें। अब इसके बीच में, या ऐसे छोड़िए, इसके यहाँ पर हम लोग y कर दिए, यहाँ पर हम लोग z कर देते हैं। इसके बीच में डिस्टेंस है 3.5, ठीक है, और इसके बीच में डिस्टेंस है 1.5। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस किसके बीच में ज्यादा है, इसको चेंज, इसको जेड रहने दो, इसको वाई। डिस्टेंस किसके बीच में ज्यादा है? तो डिस्टेंस एक्स और जेड के बीच में ज्यादा है और जेड और वाई के बीच में डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर हम एक्स वाई का डिस्टेंस पता करना चाहेंगे तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, एक्स और वाई का डिस्टेंस जो है उसमें एक्स जेड का डिस्टेंस अब प्लस जेड वाई का डिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। इसका डिस्टेंस क्या है, वो 3.5, उसका डिस्टेंस 1.5, तो हो गया 5। ठीक है, ये मान के चले हैं इसलिए इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लगाएंगे, सीधे यूनिट लगा देंगे। कुछ नहीं इसमें करना है, यूनिट लगा देना है। ठीक है, जहां भी लिखा हुआ है, चूंकि ये एक सपोज करके चल रहा है, उसके इसको मापने के लिए कोई ये है नहीं। तो ये है 5 यूनिट हो गया। तो ये हो गया दूसरी बात। तीसरा बात पूछ रहा है कि अगर हम पता करना होगा कि एक्स और जेड के बीच में डिस्टेंस क्या है, एक्स और जेड के बीच में डिस्टेंस आपको पता करना है, तो सीधे कहिएगा कि एक्स और जेड के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3.5 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कहिएगा कि नजदीकी किस में ज्यादा होगा, एक्स को जेड से या जेड को वाई से। तो ये कह रहा है, तो यहां पर इस बात को काटा जाएगा। क्रॉस ओवर परसेंट एज कैन बी प्रिडिक्टेड इजिली y एंड z। आपको y और z का पता करना था तो आप आसानी से पता कर लिए। ठीक है, फिर द वैल्यू विल बी आइदर द वैल्यू विल बी आइदर the value will be either
क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज एज कैन बी प्रिडिक्टेड वाई एंड जेड इजिली, द वैल्यू विल बी आइदर। अब इसका वैल्यू हम कहेंगे कि डायरेक्ट बताइए कि एक्स और वाई का वैल्यू और एक्स और जेड का वैल्यू अगर हम पूरा फाइंड करना चाहें तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो पूरा का वैल्यू हमको कहा गया है, एक्स वाई का वैल्यू 5 लिया गया है, ठीक है, और एक्स जेड का वैल्यू कितना लिया गया है, 3.5 लिया गया है, और जेड वाई का वैल्यू कितना लिया गया है, 1.5 लेना है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको वाई जेड का अगर कहेगा वैल्यू पता कीजिए, वाई जेड का वैल्यू पता करिए, तो वाई से जेड की तरफ आप नहीं आइएगा, ये बात समझ लीजिए। वाई से जेड का वैल्यू एक्स और वाई और एक्स और जेड, नहीं समझे। देखो अगर जेड से वाई तक पता करना है, जेड वाई का वैल्यू अगर पता करना है तो तुम आसानी से पता कर सकते हो। जेड और वाई का वैल्यू अगर पता करना जहां पर भी दिया है तो कहोगे 1.5 है जेड और वाई का, लेकिन कहेगा कि जेड वाई जेड का वैल्यू पता कीजिए, तब क्या कीजिएगा, वाई जेड का वैल्यू पता करना होगा, तब क्या कीजिएगा, वाई जेड का वैल्यू पता करना होगा। तो हम बैक नहीं आ सकते हैं क्योंकि कहा गया है कि आपको लीनियर फॉर्म में होगा, तो आपको क्या करना होगा, यहां से लेके जाइएगा जेड वाई का वैल्यू, ठीक है, यहां से आप शुरुआत कीजिएगा। पहले का वैल्यू कितना है, पूरा का वैल्यू आपको 5 है, तो पूरा वैल्यू यहां से जोड़ लीजिए, कितना 5, और तब आप उसको वहां तक पहुंचिएगा, कितना को 5, और उसमें से आपको घटा देना है कितना वैल्यू, ये 3.5 घटा देना है, 3.5 घटा दीजिएगा, तब जो आपको वैल्यू मिलेगा 1.5, तब ये हो गया आपको किसका वैल्यू, वाई जेड का वैल्यू, किसका वैल्यू, वाई जेड का वैल्यू। एक कंडीशन में, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वाई जेड का दूसरा वैल्यू अगर पता करना होगा तो 5 आप प्लस 3.5 ऐसे करके पता कर सकते हैं, 8.35, 8.5। देखिए दो कंडीशन यहां पर है, यहां पर दो कंडीशन हो रहा है। पूरा हम जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना है, 5 है, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या, एक्स से लेकर वाई तक की पूरा वैल्यू कितना है, 5 होता है। हम अगर हमको सीधा पता करना होगा कि एक्स जेड का वैल्यू बताइए तो हम सीधे कह देंगे 3.5 है, जेड वाई का वैल्यू बताइए तो हम सीधे कह देंगे 1.5 है, ठीक है। पूरा का वैल्यू कहेगा एक्स वाई का वैल्यू तो हम आसानी से बता देंगे कि ये दोनों का वैल्यू जोड़ दीजिएगा 5 आ जाएगा। लेकिन जब कहेगा कि एक्स जेड का वैल्यू जब कहेगा कि हमको वाई जेड का वैल्यू बताइए तो वाई जेड का वैल्यू में क्या होगा, या तो 5 में से 3.5 को घटाइएगा या 5 में से 3 पॉइंट प्लस को जोड़िएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कहता है, यह जो क्रोमोसोम मैपिंग कहता है कि यह हमेशा रैखिक वे में चलेगा, ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ से हम घटा लेंगे, आपको ई चला गया फिर आपको बैक करके ऐसे करके जाना है, इसलिए पूरा में से हम वैल्यू को घटाकर तब हम जेड वाई का वैल्यू निकालते हैं, जेड वाई या वाई जेड का वैल्यू, ठीक है। तो जेड वाई का वैल्यू निकालना हो तो भी, ठीक है, और वाई जेड का वैल्यू निकालना होगा तो भी इस ग्राफिक्स को इस तरह से सजाना होता है, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा, वाई जे ई उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 3, ये हो जाएगा 8.5, ये घटा दीजिएगा 1.5, ठीक है। वाई जेड ठीक है, वाई जेड बैक से आ रहा है इसलिए जुड़ जाएगा, और ये सीधा जा रहा है आगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में वाई जेड कह रहा है तो बैक से आ रहा है, ठीक है, और जेड वाई कह रहा है, सॉरी जेड वाई कह रहा है तब ऐसे दीजिएगा, जेड वाई यहाँ पर दीजिएगा, जेड वाई 1.5 होगा, लेकिन कैसे होगा ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर सही हो गया, इसको सही कर लीजिएगा।
कहिएगा कि वाई जेड क्यों हुआ, क्योंकि वाई यहाँ पर है, फिर आपको जेड तक आना है, तो पूरा का वैल्यू यहाँ 5 ले लिया गया। अब उसमें से आपको 3.5 को जोड़ के तब जो बचा, तब कहिएगा कि हाँ उतना दूर का वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहां तक रहने देते हैं। एक दिन और हम 2 दिन हम लोग और क्लास देखेंगे इस पर। तो क्या क्या चीज हम लोगों ने आज देखा? तो आज हम लोगों ने देखा डिफिनीशन, या मतलब इंट्रोडक्शन देखा है। किसका इंट्रोडक्शन देखा है? तो हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा है किसके बारे में? क्रोमोजोम मैपिंग के बारे में। क्रोमोजोम मैपिंग को सबसे पहले बताने का काम कौन किया? तो क्रोमोजोम मैपिंग को सबसे पहले बताने का काम थॉमस हंट मॉर्गन ने किया, लेकिन उसको प्रूफ करने का काम या उसकी बातों को रखने का काम कौन किया? कौन व्यक्ति था जिनका नाम था एस्टेड वेंट नाम का व्यक्ति ने किया। ठीक है, मॉर्गन क्या किया? तो मॉर्गन 2 चीजों को बताया, एक लिंकेज को बताया और एक क्रॉसिंग ओवर को बताया। लिंकेज के बारे में उसने कहा किस पे प्रयोग किया? तो ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया। ड्रोसोफिला के किस चीज पे प्रयोग किया था? आंख पे प्रयोग किया। ड्रोसोफिला की जो फ्रूट फ्लाई जिसको कहते हैं, उसकी आंख पे प्रयोग किया। उसमें कैरेक्टर कितना लिया? तो 2-2 जोड़ा कैरेक्टर लेकर क्रॉस कराने का कोशिश किया। क्रॉस कराने के बाद मॉर्गन ने यह पाया कि जीन के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उतनी जो है संबंध कम होगा, जीन के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा उतना संबंध बेहतर होगा। ये बात कहा कौन? मॉर्गन ने कहा। ठीक है, किस पे ऑब्जर्वेशन किया? तो फ्रूट फ्लाई पे किया। किस क्रॉस से किया? डाइहाइब्रिड क्रॉस से किया। फ्रूट फ्लाई के किस कैरेक्टर को लिया? तो आई के कैरेक्टर को लिया। ठीक है, अच्छा मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना? क्योंकि ड्रोसोफिला जो होता है उसको ग्रो करने में सिंथेटिक बहुत अच्छा, मतलब कम बेहतर माध्यम इसको तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इंट्रोडक्शन में सारा बात दे सकते हैं कि वाई मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला बिकॉज वेरी लिटिल टाइम टेकन। ठीक है, बहुत कम समय लेता, मात्र 14 दिन में आप ड्रोसोफिला को तैयार कर सकते हैं। एक बात, ड्रोसोफिला अपना मैक्सिमम संख्या प्रोड्यूस कर सकता है। 2 बात, और तीसरा बात कि ड्रोसोफिला जो होता है, ठीक है, इसलिए भी दिया गया कि इसको देखने के लिए आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी होगा, लो मैग्निफिकेशन पावर का भी माइक्रोस्कोप होगा, तो उससे भी आप ड्रोसोफिला का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम मैपिंग तब तक नहीं तैयार किया जा सकता है जब तक लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एस्टेडवेंट जो नाम का जो व्यक्ति है वह बिना मॉर्गन के अपना प्रयोग को सफल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मॉर्गन ही सारा प्रयोग को किया, अब बाद में कहा कि थ्योरी तुम अपना नाम से दे दो। तो एस्टेडवेंट ने अपना नाम से 1911 में अपना थ्योरी को देने का काम किया। लेकिन जो मेन काम है लिंकेज को जानना, मेन काम है लिंकेज को जानना, मेन काम है क्रॉसिंग ओवर को जानना, और इस दोनों के बिना आप क्रोमोजोम मैपिंग नहीं कर सकते हैं, क्रोमोजोम के बारे में नहीं जान सकते हैं। ठीक है, मेंडल मॉर्गन किसको चुना? तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चुना। क्यों चुना? तो बता दिए कि इसको उगाने में, तैयार करने में कम टाइम लगता है, इसका लाइफ साइकिल मात्र 2 सप्ताह का होता है। ठीक है, यह सिंगल मतलब मेटिंग करता है, एक ही बार मेटिंग करता है, इसमें मेल और फीमेल जो होता है आसानी से आप पहचान सकते हैं, इसलिए मॉर्गन ने चुना। लो मैग्निफिकेशन पावर की जरूरत होती है। ठीक है, ये सारे कारणों की वजह से मॉर्गन ने इसको चुना। किसको? ड्रोसोफिला को चुना। और इस क्रोमोजोम मैपिंग रूल को कौन दिया? तो एस्टेवेंट नाम का व्यक्ति ने दिया। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ा कि क्रोमोजोम मैपिंग में किसकी कौन कौन चीज की रिक्वायरमेंट होती है, 2 चीज हो गया। तीसरा चीज पढ़े बेसिस ऑफ क्रोमोजोम मैपिंग, किस बेसिस से क्रोमोजोम मैपिंग किया गया, 3 बात हो गया। और चौथा बात हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यूनिट ऑफ क्रोमोजोम मैपिंग, तो 4 बात हो गया। इस चारों बात में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ओके है सबका? तो अगले दिन हम लोग को नया टॉपिक पढ़ना है। नया टॉपिक कौन सी पढ़ना है? तो अगले दिन हम लोग का जो टॉपिक होगा इसी में अभी कई चीज इसमें देखना है। सिग्निफिकेंस, एक महत्व देखना है। अच्छा, इस क्रोमोजोम मैपिंग में कितना ज्यादा सत्यता है, एक्यूरेसी कितना है, इस चीज को देखना है।
क्रोमोजोम मैपिंग के लिए क्या दिया गया, तो एक लाइन खींचे हैं। क्यों लाइन खींचे हैं, क्यों इसलिए लाइन खींचे हैं क्योंकि ये रैखिक वे में होता है, सीधा वे में होता है, रिप्रेजेंट करने में आसानी होता है, और रूल भी आपका कहता है कि यस रैखिक वे में ही आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, स्टेटमेंट किसके कहने पर यह काम किया, तो मॉर्गन के काम। अगर चाहे आप इंट्रोडक्शन में तो मॉर्गन से जुड़ा हुआ भी बात आप लिख सकते हैं, क्योंकि मॉर्गन उसका मेन है और स्टेटमेंट बाद में आया है। ठीक है, ओके है सब लोगों का, कोई दिक्कत तो बोलिए। ओके है ना सबका, संजीव ओके है, अर्चना ओके है, रुबाना, चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल इसी समय में। टॉपिक यही चलेगा, अगर हो सके तो कल भी खत्म हो जाएगा या परसों भी खत्म हो सकता है। ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या आपको मतलब आगे क्या है सिलेबस में, कौन सी भेज दिए हैं। ठीक है, कौन चैप्टर का बाकी है वो ऑब्जेक्टिव करते रहिए। अब ऑब्जेक्टिव पर एकदम ध्यान देना शुरू कर दीजिए, टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम कम मिलेगा, मतलब आपको जून और जुलाई, जुलाई का आधा मान के चलिए, जून जुलाई 1.5 महीना आपके पास टाइम है, तैयार कीजिए। और हो सकता है कि हम लोगों का अब जो है थर्ड पार्ट में भेंट उठ हो, क्योंकि सेकेंड पार्ट में चांस कम है। यूनिवर्सिटी अपना ऑनलाइन क्लास देने का प्रस्ताव भी रख दिया है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी का सिलेबस खत्म होना और यहाँ से दिल्ली पैदल जाना बराबर है। ठीक है, कौन ऑनलाइन क्लास चलता है, सो बुझिए रहे हैं यूनिवर्सिटी वाला में आवाज आ रहा है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। चलिए तो मिलते हैं, लीव हो जाइए, एक एक करके लीव हो जाइए सब लोग।